हेलो वेलकम नमस्कार स्वागत है आज के एक अगली नई वीडियो में। आज की वीडियो में आप देखेंगे यहाँ पे यूपी टेट 2013 का पेपर आज हम कवर करने वाले हैं, जिसमें हम पर्यावरण अध्ययन को अर्थात ईवीएस को कवर करेंगे। और आज की वीडियो काफ़ी इम्पोर्टेंट होगी, क्योंकि जो 2026 में यूपी टेट पेपर होने वाले हैं आपके, जो जनवरी 2026 में यूपी टेट कराए जाने वाला है, वहाँ पर सबसे अपनी अहम योगदान या भूमिका अदा करेगा प्रीवियस ईयर। इसलिए आप लोग सबसे पहले प्रीवियस ईयर को कवर करिए और प्रीवियस ईयर में आप देखिए कि कैसे प्रश्न हैं जो आपके एग्जाम में बने हुए हैं, और ऐसे टॉपिक पे आप लोग प्रश्नों को तैयार करेंगे। चलिए आज की वीडियो में स्टार्ट करेंगे। स्टार्ट करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट करेंगे कि चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, बेल आइकन को प्रेस करेंगे, और वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और शेयर आप दोनों करना मत भूलिएगा, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लोग पहला प्रश्न देखेंगे। आपको बता दें कि 121 से लेकर आपका 150 तक के जो प्रश्न होते हैं वह ईवीएस के अर्थात पर्यावरण अध्ययन के होते हैं, इसलिए मैंने इसी श्रृंखला को ले लिया है, ठीक है। सबसे पहले देखेंगे कि निम्नलिखित भारतीय राज्यों में किस राज्य की कोई समुद्री सीमा नहीं है, ठीक ना। तो कौन सा ऐसा राज्य है इन चारों ऑप्शन में जिसकी समुद्री सीमा नहीं है, यही आपको बताना है। गुजरात है कि आपका गोवा है कि आपका राजस्थान है कि आपका महाराष्ट्र है। जब आप चारों ऑप्शन को देखेंगे तो आप देखेंगे राजस्थान एक ऐसा राज्य है जिसकी स्थलीय सीमा जो है स्थलबद्ध है, और जबकि गुजरात हो गया, गोवा भी हो गया और महाराष्ट्र भी हो गया, ये तीनों राज्य जो है ना वह समुद्री स्थल से जुड़े हुए हैं। इस बात को याद रखेंगे। और जो हर जगह गुजरात हो गया, चाहे गोवा हो गया, चाहे महाराष्ट्र हो गया, तीनों राज्य के पास अपना क्या है, बंदरगाह है। इस बात को आप ध्यान रखेंगे। तो कौन ऐसा राज्य है जो भारतीय राज्य जिसकी कोई समुद्री सीमा नहीं है, तो राजस्थान की नहीं है। ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। यह आपका प्रीवियस ईयर के प्रश्न की ये श्रृंखला है। आगे देखते हैं 122 नंबर। किसी नदी के प्रदूषण स्तर की माप कैसे करते हैं? एटीपी के माध्यम से, एसटीपी के माध्यम से, बीओडी के माध्यम से, डब्ल्यूपीएल के माध्यम से। याद रखेंगे प्रदूषण स्तर की माप करना है, और किसकी? जल की। तो नदी के जल की प्रदूषण या नदी के प्रदूषण की माप किसके माध्यम से करते हैं? तो यह बीओडी के माध्यम से करते हैं। ये बात को याद रखेंगे। किसके माध्यम से करते हैं? बीओडी के माध्यम से। ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। बीओडी का फुल फॉर्म होता है बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड। इसमें क्या करते हैं? जल में हम ऑक्सीजन की मात्रा की जांच करते हैं, ठीक ना, और इसी से प्रदूषित जल की हम पहचान कर पाते हैं, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। आगे देखते हैं 123 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि वायरस संक्रमण से होने वाला रोग क्या है। इसमें आपको बताना है कि वायरस संक्रमण से कौन सा रोग होता है। टाइफाइड होता है कि कलरा होता है कि आपका जुकाम होता है कि आपका मलेरिया होता है। आपको बता दें दोस्तों, जो वायरस संक्रमण से होने वाला रोग, ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल सही है। जुकाम जो है ना दोस्तों, यह वायरस संक्रमण से होता है, जबकि आपका टाइफाइड हो गया, आपका कलरा हो गया, आपका मलेरिया हो गया, ये सभी क्या होते हैं? यह दूसरे प्रकार के रोग हैं। और आपको बता दें कि यह जैसे आपका टाइफाइड, कलरा, मलेरिया या जल जनित रोग हैं, या जल प्रदूषित जल के सेवन से प्रभावित होते हैं। इस बात को याद रखेंगे। यहीं पे दोनों चीज़ों को आप लोग ध्यान रखते रहेंगे। टाइफाइड आपका प्रदूषित जल से होता है, कलरा वही काम, मलेरिया वही काम, ठीक ना। तो याद रखेंगे। मलेरिया जो है वह मच्छर काटने से भी होता है, इस बात को याद रखेंगे, ठीक है। आगे देखते हैं भारत में कृषि को प्रभावित करने वाला मौसम का सबसे महत्वपूर्ण तत्व क्या है। 124 नंबर क्वेश्चन की बात करेंगे कि जो भारत में कृषि को प्रभावित करने वाला मौसम का सबसे महत्वपूर्ण तत्व क्या है। तो तापमान है कि आपका आर्द्रता है कि पवन है कि वृष्टि है, यही बताना है। तो आपको बता दें कि भारत में कृषि को प्रभावित करने वाला सबसे महत्वपूर्ण तत्व वृष्टि है, क्योंकि भारत उष्ण तथा समशीतोष्ण दो कटिबंध में स्थित होता है, और वृष्टि जो होती है वह यहाँ के मौसम को प्रभावित करती है। ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। आगे देखते हैं वायुमंडल की सबसे ठंडी परत कौन सी होती है। यही आपको बताना है कि जो वायुमंडल की सबसे ठंडी परत क्या होती है। तो तापमंडल होती है कि आपका मध्य मंडल होता है कि आपका क्षोभ मंडल होता है कि आपका आयन मंडल होता है। तो ध्यान से आप देखेंगे तो आपका बता दूं, मध्य मंडल जो होता है सबसे ठंडी परत होती है। क्यों होती है, अगर ऐसा कोई पूछे तो याद रखिएगा वायुमंडल की सबसे ठंडी परत मध्य मंडल है, क्योंकि मध्य मंडल तक वायुमंडल का तापमान गिरता है तथा वायुमंडल के मध्य मंडल के बाद वायुमंडल का तापमान बढ़ने लगता है, ठीक ना। तो इस बात को याद रखेंगे। ये बात को ध्यान रखते हुए ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। मध्य मंडल सबसे ठंडी परत पाई जाती है, वायुमंडल की कही जाती है।
आगे देखते हैं 126 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। 126 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी एक ग्रीन हाउस गैस है। ग्रीन हाउस गैस है बताना है। तो आपका सल्फर डाइऑक्साइड गैस है कि ऑक्सीजन है कि आपका आर्गन है कि आपका मेथेन है, ठीक ना। इस बात को याद रखेंगे। तो जो ग्रीन हाउस गैसें वे गैसें कही जाती हैं जो पृथ्वी के तापमान को बढ़ाने में सहायक होती हैं। ये बात को याद रखिएगा। ग्रीन हाउस गैसें पृथ्वी के तापमान को बढ़ाने में सहायक होती हैं। सबसे पहले आपको बता दें कि जैसे आप लोग देखिएगा, आपका CH4 हो गया जिसको मेथेन बोलते हैं, CO2 हो गया जिसको कार्बन डाइऑक्साइड गैस बोलते हैं, N2O जिसको नाइट्रस ऑक्साइड बोलते हैं, और CFC जिसको क्लोरोफ्लोरोकार्बन बोलते हैं, ठीक ना, CFC। ये बात याद रखेंगे। चाहे आपका CH4 हो, CO2 हो, N2O हो और CFC हो, ये सभी ग्रीन हाउस गैसें होती हैं। और ग्रीन हाउस गैसें जो होती हैं वह पृथ्वी के तापमान को बढ़ाती हैं, ठीक ना। तो इनमें से कौन सी ग्रीन हाउस गैस है यही बताना है। तो आपका कौन सी है दोस्तों? मेथेन है। ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। डी नंबर जो इसको हम लोग क्या बोलते हैं? CH4 बोलते हैं। राइट बात, ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। 127 नंबर क्वेश्चन की बात करेंगे। 127 नंबर कह रहा है कि भारत में प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत कब हुई थी, यही बताना है आपको। तो प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत 1973 में हुई कि 82 में हुई कि 92 में हुई कि आपका 96 में हुआ, यही बताना है। तो बाघों की याद रखेंगे, प्रोजेक्ट टाइगर क्यों शुरुआत किया गया? तो बाघों की घटती हुई संख्या को रोकने के लिए, बाघों के संरक्षण हेतु सरकार द्वारा यह प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत किया गया था। और प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत आपको बता दें दोस्तों 1 अप्रैल 1973 को किया गया था। कब किया गया था? 1 अप्रैल 1973 को किया गया था। इस बात को आप लोग ध्यान रखेंगे, ठीक ना। तो इसकी शुरुआत 1 अप्रैल 1973 को किया गया था। इस बात को आप लोग याद रखेंगे। और इस प्रोजेक्ट की शुरुआत जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क उत्तराखंड में की गई थी। ऐसे भी कुछ पूछे तो आप लोग याद रखेंगे। प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क उत्तराखंड में की गई थी। और कब किया गया था यही पूछा है। तो आपका 1973 में किया गया था। ऑप्शन नंबर ये आपका सही हो जाएगा, ठीक है। बाघों की घटती संख्या को रोकने के लिए यह प्रोजेक्ट टाइगर की स्टार्टअप हुआ था। आगे देखते हैं 128 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। पृथ्वी तल पर उस काल्पनिक रेखा को क्या कहते हैं जो 180 अंश मेरिडियम या उत्तर पर खींची गई है, ठीक ना। तो वो उस काल्पनिक रेखा को आप क्या संज्ञा देंगे? तो इसको बोलते हैं अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा। क्या बोलते हैं दोस्तों? इसको बोलते हैं अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा। ऑप्शन नंबर ये आपका बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक ना। इसको बिना सोचे समझे आप लोग इसको करेक्ट कर लेंगे, ठीक है। आगे देखते हैं, यहाँ पे निम्नलिखित में से किस राज्य में गल्फ ऑफ मन्नार मैरीन राष्ट्रीय पार्क स्थित है, यही बताना है आपका कि कौन सा ऐसा राज्य है जिसमें गल्फ ऑफ मन्नार मैरीन राष्ट्रीय पार्क स्थित है। तो आपका तमिलनाडु में स्थित है। किसमें दोस्तों? तमिलनाडु में। ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। गल्फ ऑफ मन्नार राष्ट्रीय उद्यान जो है या राष्ट्रीय पार्क जो है वह तमिलनाडु में स्थित है। ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा, ठीक है। आगे देखते हैं 130 नंबर क्वेश्चन की बात करेंगे कि जनगणना 2011 के अनुसार भारत में लिंगानुपात है। तो याद रखेंगे जो 1000 पुरुषों पे स्त्रियों की संख्या को ही लिंगानुपात कहते हैं। कितनी है दोस्तों? तो 900, यहाँ पे याद रखेंगे 940 नहीं होगा। ऑप्शन नंबर 130 का आपका ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा? ए सही हो जाएगा। 940 यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा। क्यों सही हो जाएगा आपको बता दें। एक्चुअली मान जो होता है ना, मैं क्यों इसमें थोड़ा भ्रमित हो रहा हूँ। 1000 पुरुषों पे स्त्रियों की संख्या 943 है, ठीक ना, 2011 के जनगणना के अनुसार। जो इस ऑप्शन में नहीं है तो इस ऑप्शन में इसके इर्द गिर्द जो है उसी को मानेंगे। और ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। आयोग ने भी ऑप्शन नंबर ए को माना है, इसलिए आप यह एक्चुअली जो मान है ना इसको आप करेक्ट मान को याद रखेंगे। 1000 पुरुषों पर स्त्रियों की संख्या 943 है, न कि 940 है, ठीक ना। तो 940 अगर मिला है इसके इर्द गिर्द का जो मान, इसी को आप मानेंगे, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं 131 नंबर की बात करेंगे। 131 नंबर क्या कह रहा है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है कि निम्नलिखित में से किस एक प्राणी को किसान का मित्र कहा जाता है। आपको पता है कि किसान की खेत की भूमि को उपजाऊ बनाने में काम करता है, उसी को उसका मित्र बोलते हैं। चींटी, केचुआ, मधुमक्खी, तितली, इसमें से क्या है? तो दोस्तों आपका केचुआ है, जिसको किसान का मित्र भी कहते हैं, क्योंकि यह जो खेत की मिट्टी होती है इसको भुरभुरी बनाती है, ठीक ना। इसलिए इसको किसान का फ्रेंड की संज्ञा दी गई है, ठीक ना। साथ में किसान का मित्र किसे कहा जाता है? सर्प को भी कहा जाता है। ये भी याद रखेंगे, सीटेट में प्रश्न बना हुआ है। सर्प को कहा जाता है क्योंकि जो किसान के फसलों को नुकसान पहुंचाते हैं, जिसको आप लोग चूहा आदि बोलते हैं, तो चूहा को खाने का काम करता है सर्प, इसलिए इसको उसका मित्र की संज्ञा दिया गया है। तो केचुआ और सर्प दोनों मित्र हैं, दोनों को याद रखते रहिएगा, ठीक है। आगे देखते हैं 132 नंबर क्वेश्चन की बात करेंगे। पर्यावरण को
बचाने के लिए चिपको आंदोलन से कौन सा राज्य जुड़ा है? याद रखेंगे पर्यावरणविद सुंदरलाल बहुगुणा, नाम उत्तराखंड आप लोग जानते ही होंगे, ठीक ना। तो पर्यावरण चिपको आंदोलन जो था उत्तराखंड से स्टार्टअप है। आपको बता दें इसके बारे में 1973 में स्टार्ट किया गया था, 1973 में। और चिपको आंदोलन बहुत इंपॉर्टेंट है। चिपको आंदोलन की शुरुआत वृक्षों के कटाव के विरुद्ध प्रसिद्ध पर्यावरणविद सुंदरलाल बहुगुणा के नेतृत्व में किया गया था, ठीक ना। और उत्तराखंड का चमोली जिला से इसकी स्टार्टअप की गई थी, इस बात को याद रखेंगे। कहाँ पे दोस्तों? तो उत्तराखंड का चमोली जिला से इसका स्टार्टअप हुआ था। और ये भी पूछे किसके लिए? तो वृक्ष कटने से रोकने के लिए, ठीक ना। वृक्ष को बचाने के लिए यह जो आंदोलन था स्टार्ट किया गया था। सुंदरलाल बहुगुणा नाम याद रखेंगे, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या है दोस्तों? सुंदरलाल बहुगुणा, ठीक ना। ये बहुत इंपॉर्टेंट नाम है, इन्हीं के नेतृत्व में यह कार्यक्रम चलाया गया था। आगे देखते हैं 133 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। जीवों के व्यवहार का अध्ययन किया जाता है तो किसके अंतर्गत किया जाता है? इटियोलॉजी के अंदर, कि नियोलॉजी के अंदर, कि इथोलॉजी के अंदर, कि आपका डेमोलॉजी के अंदर, ठीक ना। तो आप बताएंगे जो जीवों का अध्ययन होता है, ठीक ना, जीवों का अध्ययन की बात करेंगे तो इथोलॉजी के अंतर्गत किया जाता है। ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके अंतर्गत जो जीवों के व्यवहार का अध्ययन किया जाता है, इस बात को याद रखेंगे, तंत्रिका तंत्र से संबंधित अध्ययन किया जाता है, वह इथोलॉजी होता है, ठीक है। आगे देखते हैं समुद्री शैवाल किसका महत्वपूर्ण स्रोत है? क्लोरीन का, ब्रोमीन का, आयोडीन का, कि लोहा का? आप लोगों को जब आप लोग आवर्त सारणी पढ़े होंगे और आवर्त सारणी में आप 17वां परिवार पढ़े होंगे और 17वां परिवार में आपको मिलता है क्लोरीन, फ्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन, और आपको मिला है कि समुद्री शैवाल किसका महत्वपूर्ण स्रोत होता है? तो आयोडीन का होता है। इसमें आयोडीन की मात्रा काफ़ी मात्रा में पाई जाती है। ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। इस बात को आप लोग ध्यान रखेंगे, ठीक है। आगे देखिएगा, आगे है सैक, जिसको लाइकेन का नाम देते हैं। लाइकेन क्या है? परजीवी है, कि आपका घटक है, कि रसायन स्वपोषी है, कि आपका सहजीवी है? यही बताना है दोस्तों। तो लाइकेन जो होता है ना, आपको पता है सहजीवी होते हैं। क्या होते हैं दोस्तों? सहजीवी होते हैं। यह एक दूसरे पर आधारित होते हैं या आश्रित होते हैं, इस बात को याद रखेंगे। ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। आप बहुत समय से इस चीज़ को पढ़े रहे होंगे, ठीक ना। लाइकेन को सहजीवी की संज्ञा दी जाती है या सहजीवी के श्रेणी में रखा जाता है, ठीक है। आगे देखते हैं 136 नंबर क्वेश्चन देखेंगे कि सीएनजी का ईंधन के रूप में किस में इस्तेमाल किया जाता है? वाहनों में, उद्योगों में, खाना बनाने में, वाहन एवं उद्योगों में, ठीक ना। ऑप्शन आपके सामने है। क्या जो सीएनजी जो होती है ना, आपको बता दें, जिसको सीएनजी बोलते हैं, जिसको कंप्रेस्ड नेचुरल गैस बोला जाता है, याद रखेंगे, कंप्रेस्ड नेचुरल गैस का नाम देते हैं, या भविष्य का ईंधन भी इसे कहा जाता है। इसका प्रयोग वाहनों में करते हैं, बिल्कुल करते हैं, उद्योगों में करते हैं, खाना बनाने में और वाहन एवं उद्योग सब में। तो सबसे पहले सबसे अच्छा ऑप्शन नंबर डी है कि वाहनों एवं उद्योग सभी में करते हैं किसका? कंप्रेस्ड नेचुरल गैस का प्रयोग, जिसको सीएनजी बोलते हैं, ठीक है। आगे देखते हैं 137 नंबर क्वेश्चन की बात करेंगे। पर्यावरण जागरूकता का किसके द्वारा सृजन किया जा सकता है? तो याद रखेंगे जो पर्यावरण जागरूकता होता है, इसका सृजन आप किसके माध्यम से करते हैं? व्याख्यान करके करेंगे, ठीक ना। व्याख्यान करके करेंगे, कि क्षेत्रीय भ्रमण से करेंगे, कि समूह वार्तालाप से करेंगे, कि आप अध्ययन से करेंगे? अगर इस प्रश्न को आप देखेंगे तो बहुत ऐसे मेरे प्यारे साथी होंगे जो क्षेत्रीय भ्रमण को सही मानेंगे, बहुत ऐसे साथी होंगे जो समूह वार्तालाप को मानेंगे, व्याख्यान और अध्ययन को तो बहुत लोग नहीं मानेंगे, ठीक ना। और मैं भी इसको नहीं मान रहा हूँ। अब आपको बी और सी में थोड़ा प्रॉब्लम हो रहा होगा। तो पर्यावरण जागरूकता का किसके द्वारा सृजन किया जा सकता है? तो पर्यावरण जागरूकता हो या कोई किसी के माध्यम से कोई जागरूकता फैलानी हो, तो उसकी जागरूकता आप लोग क्षेत्रीय भ्रमण के माध्यम से कर सकते हैं, ठीक ना। समूह वार्तालाप से आप लोग कोई जागरूकता नहीं फैला सकते हैं, क्षेत्रीय भ्रमण के माध्यम से जागरूकता फैलाया जा सकता है। ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक ना। एलपीजी किसका संक्षिप्त रूप है? आपको 138 नंबर क्वेश्चन बताना है। जो एलपीजी होती है, चाहे जो आपका अभी बताया था मैं आपको, एलपीजी हो गया, चाहे सीएनजी हो गया, कंप्रेस्ड नेचुरल गैस हो गया, चाहे लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस हो गया। एलपीजी किसका संक्षिप्त रूप होता है? सबसे पहले मैं बता दूं, लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस होती है। भोजन बनाने के लिए घरों में इसका प्रयोग किया जाता है, इस बात को याद रखेंगे, और काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ठीक ना। इसका फुल फॉर्म होता है द्रवित पेट्रोलियम गैस या लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस, हिंदी नाम द्रवित पेट्रोलियम गैस होता है, इसको आप लोग ध्यान रखेंगे। आगे देखते हैं, अगला है पृथ्वी पर पहुंचने से पहले ओजोन परत किन किरणों को अवशोषित कर लेती है? आपको बता दें, सबसे पहले जो ओजोन परत होती है, ओजोन परत जो होती है, अगर ये भी प्रश्न बना है कि यह कौन से मंडल में पाई जाती है, तो समताप मंडल का हिस्सा है, ये भी बात याद रखेंगे। समताप मंडल का हिस्सा है ओजोन परत, जिसको O3 से दर्शाते हैं। और ओजोन परत जो होती है, यह क्या होती है? लेयर होती है। क्या होती है? लेयर होती है। और इस ओजोन परत की जो मोटाई नापी जाती है, वह डाप्सन में मापी जाती है। किस में मापी जाती है? डाप्सन में मापी जाती है। ये भी पॉइंट देखिएगा, समताप
ताप मंडल का हिस्सा है और ये आपको बताना है गामा किरणों को रोकती है कि एक्स किरणों को रोकती है कि पराबैंगनी किरणों को रोकती है कि बीटा किरणों को रोकती है। तो सूर्य की पराबैंगनी किरणों को पृथ्वी पर आने से रोकती है। ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। अगर यह जो लेयर है वह पराबैंगनी किरणों को नहीं रोकती, अगर डायरेक्ट पृथ्वी पर आती तो यह मनुष्य के शरीर पर पड़ती तो इससे त्वचा कैंसर जैसी बीमारी होती। क्या होता है दोस्तों? त्वचा कैंसर जैसी बीमारी होती और इससे बचाव करती है। क्या बचाव करती है? तो दोस्तों आपका पराबैंगनी किरणों को रोकती है ओजोन परत। ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चमगादड़ स्तनधारी है क्योंकि वह क्या होता है दोस्तों? तो स्तनधारी का यह परिभाषा ही होता है, डेफिनेशन होता है कि स्तनधारी पशु, जंतु, जीव, पक्षी, पशु वह कहलाते हैं जो बच्चा पैदा करते हैं और उनको दूध पिलाते हैं, ठीक ना। तो चमगादड़ स्तनधारी है क्योंकि यह उड़ता है, क्योंकि यह रात्रिचर होता है, यह शाकाहारी होता है, यह बच्चे देता है, ठीक ना। तो यह बच्चे देता है और उसको दूध पिलाता है। ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक ना। आगे देखते हैं, अगला है पर्यावरण की परिभाषा दीजिए। तो पर्यावरण जो होता है, याद रखेंगे, पर्यावरण जो होता है वह एम्बायोटिक एवं बायोटिक घटक होता है कि समुद्र तल के नीचे पृथ्वी पर वस्तुएं हैं, चीज़ें जो हमको घेरती हैं, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो ऑप्शन नंबर ये आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। पर्यावरण की यही परिभाषा है दोस्तों, ठीक ना। पर्यावरण अनेक तत्वों से मिलकर बना होता है जिसे व्यवस्थित समूह में होते हैं, जिसमें सभी घटक होते हैं, चाहे वो आपके बायोटिक घटक हों चाहे एबायोटिक घटक हों, ठीक ना। तो प्राकृतिक में संतुलित रूप से एक दूसरे से भी जुड़े होते हैं, ठीक ना। ऑप्शन नंबर ये आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। आगे देखते हैं, निम्नलिखित अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं में कौन सी संस्था वन्यजीव संरक्षण के प्रति समर्पित है? तो याद रखेंगे, वन्यजीव संरक्षण के प्रति समर्पित इनमें से संस्था बताना है। और ये चारों संस्थाएं जो है ना वन्यजीव संरक्षण के लिए समर्पित नहीं है, चाहे आपका ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर डी, कोई नहीं है दोस्तों। इसलिए कोई भी ऑप्शन नहीं सही है। और जब ये परीक्षा हुआ था तो सभी को कॉमन नंबर मिला था। क्या मिला था दोस्तों? कॉमन नंबर मिला था। अगर आपको बता दें, अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं में जो वन्यजीव संरक्षण के प्रति समर्पित संस्था है, जिसको हम लोग IUCN बोलते हैं। क्या बोलते हैं दोस्तों? IUCN बोलते हैं, जो इनमें किसी में भी नहीं है। और इसका फुल फॉर्म होता है इंटरनेशनल यूनियन फॉर कन्वर्सन ऑफ नेचर, ठीक ना। तो ऐसा कुछ नहीं है, इसलिए ऑप्शन नंबर कोई सही नहीं होगा, ठीक है। जो अगर ए होता तो आप लोग इसको सही मानते, ठीक ना। IUCN जो होता है यह वन्यजीव संरक्षण के प्रति समर्पित संस्था का नाम है, ठीक है। आगे देखते हैं, 143 नंबर क्वेश्चन की बात करेंगे कि कृत्रिम वर्षा के लिए मेघ बीजन के लिए प्रयुक्त रसायन है, ठीक ना। तो कृत्रिम वर्षा के लिए मेघ बीजन के लिए जो प्रयुक्त रसायन होता है, मैं आपको बता दूं, यह काफ़ी चर्चित रसायन का नाम है सिल्वर आयोडाइड होता है, ठीक ना। तो ऑप्शन नंबर क्या आपका सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। सिल्वर आयोडाइड जो होता है, सिल्वर आयोडाइड जो होता है, जिसका प्रयोग हम कहाँ करते हैं दोस्तों? यह जो होता है कृत्रिम वर्षा कराने में करते हैं। कृत्रिम वर्षा, ये बात याद रखेंगे, जो चीन जैसे जगहों पर बहुत ज़्यादा कराई जाती है कृत्रिम वर्षा, जिसमें हम लोग किसका प्रयोग करते हैं? सिल्वर आयोडाइड का प्रयोग करते हैं। इस बात को याद रखेंगे। आगे देखते हैं, बायोडीजल तैयार किया जाता है। आपको बता दूं दोस्तों, बायोडीजल जो तैयार किया जाता है किस पौधे से तैयार किया जाता है, यही बताना है। तो बायोडीजल तैयार किया जाता है यूट्रिकुलेरिया से, क्या आपका जेट्रेफा से, क्या आपका देवदार के वृक्ष से, कि आपका यूकेलिप्टस जिसको सफेदा बोलते हैं, इससे। आपको पता है दोस्तों कि बायोडीजल तैयार किया जाता है जेट्रेफा से। ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। इस बात को याद रखेंगे। और ये भी बता दूं दोस्तों कि बायोडीजल संयंत्र कहाँ पर स्थित है? तो भारत के आंध्र प्रदेश में स्थित है। ये बात याद रखेंगे, ये भी प्रश्न बना है किसी न किसी साल, ठीक ना। तो बायोडीजल संयंत्र कहाँ पर स्थित है? तो आंध्र प्रदेश में स्थित है। और किस वृक्ष से तैयार किया जाता है? तो जेट्रेफा से। ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। विश्व ओजोन दिवस कब मनाया जाता है? 145 नंबर क्वेश्चन की बात करेंगे। तो विश्व ओजोन दिवस पूछा है, 21 मार्च को मनाया जाता है, कि 16 सितंबर को, कि 25 अप्रैल को, कि 5 जून को? तो विश्व ओजोन दिवस 16 सितंबर को मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक ना। विश्व ओजोन दिवस 16 सितंबर को मनाया जाता है और यह दिवस ओजोन संरक्षण के जागरूकता के लिए मनाया जाता है। इस बात को याद रखेंगे, ठीक ना। ओजोन परत की जागरूकता के लिए मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे देखते हैं, जो आपका सिल्वी कल्चर संबंधित है, किससे संबंधित है दोस्तों? तो सिल्वी कल्चर के अंतर्गत वन एवं वन्य सामग्री का उत्पादन किया जाता है। इस बात को याद रखेंगे। ऑप्शन नंबर ये आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। वन एवं वन्य उत्पाद से संबंधित होता है सिल्वी कल्चर। ऑप्शन नंबर ये आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे देखते हैं, 147 नंबर की बात करेंगे। निम्नलिखित में से किस जनपद में चंद्रप्रभा वन्यजीव अभ्यारण्य स्थित है?
यही आपको बताना है। जो यह उत्तर प्रदेश में स्थित है, सबसे पहले तो आप ये ध्यान दीजिए, यह उत्तर प्रदेश में स्थित है। इसकी स्थापना कब हुई थी? तो चंद्रप्रभा वन्यजीव अभयारण्य की स्थापना 1957 में हुई थी। कब हुई थी? 1957 में हुई थी। और आपको मैं बता दूं कि यह चंदौली जिला में स्थित है, उत्तर प्रदेश के चंदौली जिला में उपस्थित है चंद्रप्रभा वन्यजीव अभयारण्य। इस बात को आप लोग ध्यान रखेंगे, ठीक ना। जीव जंतु इसमें पाए जाते हैं, ये भी बात ध्यान रखेंगे। 148 नंबर की बात करेंगे, निम्नलिखित में से कौन द्वितीय श्रेणी का उपभोक्ता है? यही बताना है दोस्तों, द्वितीय श्रेणी का उपभोक्ता कौन है? इसमें हाथी है आपका, कि सांप है, कि शेर है, कि बकरी है, यही आपको बताना है, ठीक ना। तो इस बात को जब आप बहुत बारीकी से देखेंगे तो आपको मिलेगा हाथी एवं बकरी। देखिए यहाँ पे जो आपका हाथी हो गया ए, और जो यहाँ पे बकरी हो गया ए, ये किस श्रेणी के उपभोक्ता हैं? तो हाथी एवं बकरी दोनों शाकाहारी हैं, तो यह प्रथम श्रेणी के उपभोक्ता हैं। क्या है दोस्तों? प्रथम श्रेणी के उपभोक्ता हैं। क्यों? क्योंकि यह क्या है दोस्तों? ये शाकाहारी हैं, तो ये तो होगा नहीं आपका। अब बच्चा सांप और शेर, तो याद रखेंगे जो सांप होता है वह द्वितीय श्रेणी का उपभोक्ता होता है, और शेर जो होता है वह तृतीय श्रेणी का उपभोक्ता होता है। ऐसे मुझे ये बताने का मतलब ये था कि देखिएगा ये प्रश्न जरूर बनता है, ठीक ना। श्रेणी से जरूर बनता है, उपभोक्ता, अपघटक और उत्पादक से जरूर एक प्रश्न बन जाता है, इसलिए मैंने बता दिया। जो शाकाहारी होते हैं वह प्रथम श्रेणी के उपभोक्ता होते हैं, ठीक ना, और जो मांसाहारी होते हैं वह द्वितीय श्रेणी के उपभोक्ता होते हैं। और जो मांसाहारी में भी जैसे कि बटा हुआ, जैसे सांप होता है वह शाकाहारी जैसे चीज़ों को नहीं खाता है, ठीक ना। वह जैसे मान लीजिए कि मेढक आदि चीज़ों का सेवन करता है, तो वह द्वितीय श्रेणी में उसको रखा गया है। और शेर वहीं पे होता है, तो शेर जो सभी चीज़ों को प्राथमिक और द्वितीय दोनों को खाता है, तो उसे तृतीय श्रेणी में रख दिया गया। तो ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल सही, ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा, क्योंकि द्वितीय श्रेणी का पूछा है, तो सांप आपका द्वितीय श्रेणी का उपभोक्ता है, ठीक है। आपका 149 नंबर की बात करेंगे। 149 नंबर क्या कह रहा है? झूम खेती कहाँ पे होती है, ठीक ना। खोती नहीं है दोस्तों, खेती है, यही बता दीजिएगा, ठीक ना। झूम खेती कहाँ होती है, यही बताना है। झूम खेती जो है ना वह भारत के पूर्वी इलाके में होती है। कहाँ पे दोस्तों? भारत के पूर्वी जो प्रदेश हैं, पूर्व में जो प्रदेश हैं भारत के, वहाँ पे होती है झूम खेती, ठीक है, यही बताना है आपको। तो इसमें से आपको बताना है केरल में, कि बिहार में, कि मेघालय में, कि आपका तमिलनाडु में। तो आप लोग देखिएगा भारत के मेघालय में झूम खेती होती है। ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगर झूम खेती की बात करें तो मेघालय हो गया, आपका नागालैंड हो गया, आपका मणिपुर हो गया, ये सभी आपके क्या है? झूम खेती के लिए प्रसिद्ध हैं, ये बात याद रखेंगे। और झूम खेती होती क्या है ये बात अगर जानेंगे तो जिसमें सबसे पहले वृक्ष तथा वनस्पतियों को काट कर उन्हें हम जला देते हैं, और साफ की गई भूमि पर पुराने उपकरण से जुताई कर कृषि की जाती है। जैसे कि वहाँ के मृदा की उर्वरता समाप्त हो जाती है, तो ऐसा वहाँ पे किया जाता है, ठीक ना। और ऐसा करने से फसल क्या होती है? बहुत अच्छी होती है। तो झूम खेती के लिए मेघालय, मणिपुर, ये सभी आपके नागालैंड ये महत्वपूर्ण है, ठीक ना। भारत के पूर्वी इलाका में झूम खेती कराई जाती है, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। शुष्क बर्फ किसका ठोस रूप है? याद रखेंगे अमोनिया का है, कि कार्बन डाइऑक्साइड गैस का है, कि नाइट्रोजन का है, कि ऑक्सीजन का है। तो शुष्क बर्फ किसे बोलते हैं? CO2 को बोलते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड को बोलते हैं। ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। आगे देखते हैं। 150 सारे प्रश्न आपका कंफर्म हो गए, और आप लोगों को बताइएगा 121 से लेकर 150 तक के प्रश्नों की श्रृंखला हुई खत्म। मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए देखते रहिए अभिषेक एकेडमी। आज की वीडियो कैसी लगी? वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को जरूर आप लोग लाइक कर लीजिएगा। चैनल पर अभी आप तक नए हैं, सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब करेंगे, और वीडियो अच्छी लगेगी तो अपने दोस्तों के साथ आप शेयर करेंगे। देखते रहिए अभिषेक एकेडमी। मिलते हैं अगले वीडियो में।